मध्य प्रदेश के उमरिया जिले में स्थित है बांधवगढ़ नेशनल पार्क। हर साल हजारों लोग इस नेशनल पार्क में घूमने और वन्य जीवों को देखने के लिए आते हैं। अरण्यक नामक रिसोर्ट यहाँ के सैलानियों के लिए पहली पसंद है, जहाँ रुककर न सिर्फ वो बाघों का दीदार करते हैं, बल्कि उन्हें जंगल के बीच गांव जैसा वातावरण भी मिलता है। ऋषि भट्ट अरण्यक के संचालक हैं और करीब 13 वर्ष से इस रिसोर्ट का संचालन कर रहे हैं। जंगल में हो रही गतिविधियों तथा वहां के माहौल को लेकर के हमने ऋषि भट्ट से बातचीत की है। मेरा नाम ऋषि है और मैं बांधवगढ़ में अरण्यक के नाम से एक रिजॉर्ट मैं चलाता हूँ। सन 2013 में हमने स्टार्ट किया इसका ऑपरेशन और कंस्ट्रक्शन का काम तो हम कोई 2 साल पहले उसके शुरू कर चुके थे। आज करीब 11-12 वर्ष होने वाले हैं हमारे काम को। ऋषि भट्ट मूल रूप से उमरिया के ही रहने वाले हैं। उनका बचपन इन्हीं जंगलों के आसपास गुजरा है। पर्यटन से जुड़े व्यवसाय को ही अपने जीवन का ध्येय बनाते हुए उन्होंने अरण्यक की स्थापना सन 2013 में की थी। स्थानीयता को बढ़ावा देना तथा पर्यटकों को वाइल्ड लाइफ के बारे में जागरूक करना ही उनका मूल ध्येय है। अरण्यक के पीछे की ज़रूरत ये थी कि हम देख रहे थे कि बांधवगढ़ में एक ऐसे रिजॉर्ट की आवश्यकता है जो स्थानीयता को प्रमोट कर सके, जो एक वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड सर्विसेज, बेहतरीन तरीके की सर्विसेज, सबसे अच्छी सुविधाओं के साथ हम प्रदान कर सकें और जिसमें सबसे ज़्यादा हम स्थानीयता को हम जोड़े रख सकें अपने साथ। ये हमारा कॉन्सेप्ट था और चूंकि मैं स्थानीय हूँ तो मुझे लगता था हमेशा से कि इस स्थान में रहकर जो सबसे अच्छा काम किया जा सकता है वो शायद पर्यटन का ये व्यवसाय ही है, क्योंकि इसका अपना रोमांच है जंगलों का और पक्षियों का। वैसे ही मुझे बहुत प्रेम था हमेशा से, चूँकि मैं इनके साथ ही पैदा हुआ, इनके साथ ही बड़ा हुआ। तो ये इसने मुझे प्रेरणा दी कि मैं उस ग्रुप से जुड़ पाया जिसने फिर इसको डेवलप करने में मुझे मदद की और तब से अब तक हम इसको चला रहे हैं। तब शुरुआत में काफ़ी संघर्ष हुआ, वो तो खैर लंबी कहानी है। आमतौर पर सैलानी जंगलों में मस्ती के लिए जाते हैं। वाइल्ड लाइफ देखना उनकी चाह तो होती है, लेकिन उसके साथ साथ वो गुड फील करना चाहते हैं। ऐसे में अरण्यक नामक रिसोर्ट उन्हें यह सब कुछ तो देता ही है, साथ में यह एहसास भी कराता है कि जीव जंतु हमारे पर्यावरण के लिए कितने जरूरी हैं। ऋषि भट्ट ने कुछ ऐसा ही वातावरण तैयार किया है। देखिए, एक ये बड़ा घटिया सा विचार है लोगों का और उसको बहुत ही एक्सप्लॉइट किया गया है उस फ्रेज को, जंगल में मंगल का करके। जंगल में मस्ती और जंगल में मंगल, ये ऐसी चीजें हैं जिससे हम कोसों दूर हैं। हम असल में अरण्यक आपको असली जंगल का फील देता है। अच्छा, आपकी मस्ती तो शायद सीखने में भी होती है। आप जितना ज़्यादा सीखते हो, हमारे टारगेट में वही लोग होते हैं जो जितना ज़्यादा सीखें उतना ज़्यादा वो मस्ती का अनुभव करें, नई चीज़ों को ढूंढें, उसमें मस्ती का अनुभव करें।
मस्ती जिस तरीके का सामान्य व्यवहार में जिस अर्थ में लिया जाता है मस्ती शब्द को, वैसा कतई नहीं है। यहाँ बहुत ही डिसिप्लिन्ड, बहुत ही सिंसियर, बहुत ही डिवोटेड लोगों का हम स्वागत करते हैं कि वो यहाँ आकर जंगल को पहचाने, इकोसिस्टम को जाने, टाइगर्स का दूसरे प्राणियों के साथ संबंध है उसको समझें, मैन एनिमल रिलेशन को समझें, यहाँ के कल्चर को समझें। तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिस पे आप चाहो तो सीख सकते हो। बहुत सारे ज़्यादातर हमारे जो गेस्ट्स हैं वो बहुत ही सिंसियर वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर्स हैं जो यहाँ केवल सीरियस वर्क के लिए आते हैं, और हम ऐसे ही लोगों का स्वागत भी करते हैं अपने यहाँ। ऋषि भट्ट का कहना है कि उनका ग्राहक वर्ग यहाँ सिर्फ घूमने के उद्देश्य से नहीं बल्कि सीखने के लिए भी आता है। विदेशी पर्यटकों को अरण्य का वातावरण काफी लुभाता है। ऋषि भट्ट ने वाइल्ड लाइफ को जानने व समझने की कोई विशेष पढ़ाई नहीं की है। उनका कहना है कि ये उनके खून और मिट्टी में ही मिला हुआ है। जंगल को समझने की रुचि ने ही उन्हें अनुभवी बनाया है। जिस तरीके का हमारा ग्राहक वर्ग है, जिन क्लाइंट्स को, जिन गेस्ट को हम टारगेट करते हैं, वो केवल घूमने के उद्देश्य से यहाँ नहीं आते, वो यहाँ कुछ सीखने के उद्देश्य से आते हैं। चाहे तो सीख सकते हैं। कुछ गेस्ट ऐसे होते हैं जो बहुत देर सीखना चाहते हैं, रिलैक्स करना चाहते हैं, वो भी ठीक है। हमने और स्पेशली मध्य प्रदेश में अभी खासतौर से बांधवगढ़ में ऐसा टूरिज्म बचा है जिसमें आप गेस्ट को केवल खान पान और रहने की सुविधाओं के अतिरिक्त भी आपसे गेस्ट कुछ डिमांड करता है। बांधवगढ़ में और स्पेशली अरण्यक में तो हम उसको ये देने की पूरी कोशिश करते हैं कि वो यहाँ आके कुछ सीख सके, यहाँ आके वाइल्ड लाइफ को समझ सके। आपने जैसा पूछा कि इसके लिए हमने कोई विशेष अध्ययन या पढ़ाई नहीं की है। हम लोग जंगलों से हमेशा से जुड़े रहे हैं और जंगलों की समझ शायद हमारे खून और उस मिट्टी में ही है। तो एक विशेष रुचि हमेशा से रही है जंगल को समझने की, पक्षियों को समझने की, उनके रहन सहन को, उनकी लाइफ, उनका कैसा जीवन होता है। तो उस रुचि की वजह से थोड़ा बहुत जो भी हमने पाया है वो हम अपने अतिथियों को भी देते हैं। ऋषि भट्ट पर्यावरण के मामले में भी काफी चिंतित और सजग हैं। जंगल के दुर्लभ बीजों को एकत्र करना तथा उन्हें बोकर पौध तैयार करके उन्हें जंगल में रोपना भी उनके रोजमर्रा के काम का हिस्सा है। इससे वो पर्यावरण को भी बढ़ावा दे रहे हैं। देखिए, पौधे अपने बीज बिखेरते हैं कि वो फैल सकें, पर कई सारे प्राकृतिक और मनुष्य निर्मित ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से वो उतना रिजनरेशन नहीं हो पाता। तो अगर मनुष्य की किसी की रुचि है कि वो कुछ पौधे और लगा सके, और अगर किसी की रुचि है कि वो अपने मित्रों को कुछ पौधे गिफ्ट कर सके, तो उसके लिए आपके पास एक छोटी सी नर्सरी होनी चाहिए। ऐसी हमने कुछ नर्सरी कभी बनाई है। और उसके लिए हम स्थानीय पौधे, देखिए क्या है, इन जगहों पर आप विदेशी और बाहरी एक्सोटिक प्लांट्स ला के लगाएंगे ना तो वो लगेंगे नहीं। वो सब उनको स्थानीय वनस्पति मार देगी, स्थानीय कीड़े मकोड़े उसको मार देंगे। जो स्थानीय वनस्पति है उसमें स्थानीय समस्याओं से जूझने की शक्ति भी है, उस ताकत भी है। तो अगर आप स्थानीय पौधों को प्लांटेशन के लिए चुने तो उसमें सक्सेस की चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसलिए मैं कुछ पौधों के बीज कभी इकट्ठा कर लेता हूँ कि उनको बारिश आने के पहले उसकी छोटी सी नर्सरी बनाई जा सके और खुद भी लगाया जा सके, और कुछ मित्रों को या जो भी चाहे ऐसा उनको गिफ्ट किया जा सके। अरण्यक में भविष्य की योजनाओं को लेकर के ऋषि भट्ट कहते हैं कि दिन प्रतिदिन अरण्यक सेल्फ डिपेंडेंट बन रहा है। आने वाले समय में हम
हर एक जरूरत को अरण्य के परिसर से ही पर्यटकों के लिए पूरा करेंगे। हम दिन प्रतिदिन अरण्य को सेल्फ डिपेंडेंट बना रहे हैं। हमारी कोशिश है कि हम अपनी बिजली, अपना पानी, अपनी सब्जियां, अपने अनाज हम खुद से उगाएं। 100% जैविक, कोई केमिकल फर्टिलाइज़र और कीटनाशक हम इस्तेमाल ना करें। हम हमारी रोज का डेली बेसिस पे हम कोशिश करते हैं कि हम कैसे कम से कम प्लास्टिक यूज़ करें, और इस तरीके से मुझे पता है कि ये बहुत ही सक्सेसफुल मॉडल है, लोग पसंद करते हैं इसको। और हम अपने दूसरे प्रॉपर्टीज़ अभी बना रहे हैं। हमारी एक नई प्रॉपर्टी कान्हा में लास्ट ईयर स्टार्ट हुई, अरण्यक के नाम से, मोचा गांव में खटिया गेट के पास। बहुत ही सुंदर प्रॉपर्टी है, उसको भी हम अरण्यक बांधवगढ़ के तर्ज पे ही चला रहे हैं। इसके अलावा हमारी और कई प्रॉपर्टीज़ अभी प्लान है कि संजय डुबरी टाइगर रिजर्व में, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में हम नई प्रॉपर्टीज़ अपने लाने का प्लान कर रहे हैं, और बहुत जल्दी मुझे लगता है कि वो प्रॉपर्टीज़ आ जाएंगी। सबका मॉडल यही होगा, हम कम से कम कार्बन फुटप्रिंट्स डालने वाले, प्रकृति पे कम से कम दबाव डालने वाले प्रॉपर्टी की तरह खुद को स्थापित करना चाहते हैं। बीते कुछ सालों में मानवों तथा वन्य जीव जंतुओं के बीच पारस्परिक अंतर संबंधों में काफी परिवर्तन आया है, और ऋषि भट्ट ने इस परिवर्तन को काफी नजदीक से देखा है। सुनिए वो क्या बताते हैं इस विषय पर। बहुत अच्छा प्रश्न है। बांधवगढ़ में क्या है, मध्य प्रदेश शायद भारत में और भारत विश्व में बाघों के लिए सबसे अच्छी जगह है, जहां आप बाघों को प्राकृतिक वातावरण में देख सकते हैं। और मुझे लगता है कि बांधवगढ़ एक बहुत ही अच्छी जगह है बाघों को देखने के लिए। हम पर बहुत दबाव होता है हमारे गेस्ट्स का कि वो बाघ देख पाए जंगल में। मैंने जो पिछले सालों में अनुभव किया है कि काफ़ी लोग, फोटोग्राफी का चार्म बढ़ता जा रहा है, फोटोग्राफी का शौक बढ़ता जा रहा है लोगों में, और काफ़ी अग्रेसिव हो गए, जो थोड़ा अच्छा नहीं है। ये एग्रेशन आप खास तौर से प्रकृति के साथ तो नहीं कर सकते, और बाघ वहाँ उस हमारा एक की फैक्टर है इस सिस्टम का। यहाँ तक दूसरे स्थानीय लोगों से तालमेल है, तो पिछले कुछ दिनों में कुछ घटनाएं मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट की बढ़ी हैं। फॉर्चुनेटली बाघ उसमें उतना इन्वॉल्व नहीं है, मुझे लगता है दूसरे एनिमल्स बांधवगढ़ के ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए हैं अभी मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट में। एक नया फैक्टर शुरू हो गया है यहाँ पर, एलिफेंट एंड मैन कॉन्फ्लिक्ट का। बाघ तो हमेशा रहा ही है कुछ, बट शायद पॉपुलेशन प्रेशर की वजह से ये घटनाएं थोड़ा बढ़ी हैं। पॉपुलेशन दोनों तरफ बढ़ रही है, मनुष्यों की पॉपुलेशन बढ़ रही है, जंगलों पे दबाव बढ़ रहा है, उसकी वजह से अंदर बांधवगढ़ में बहुत अच्छा कंजर्वेशन का काम हुआ है। बांधवगढ़ में भी बाघों की संख्या लगातार बढ़ी है, इस वजह से ये कॉन्फ्लिक्ट बढ़ा है। अभी इस बीच में हमारे विभागों की, वन विभाग की स्पेशली अच्छी कोशिश रही है वो कॉन्फ्लिक्ट कम करने की। हमने देखा कि इस बार बांधवगढ़ में एक बहुत अच्छी बात हुई कि फॉरेस्ट फायर की घटनाएं नहीं हुई। मैं आपको बताना चाहूँगा कि फॉरेस्ट फायर की जो घटनाएं हैं, ये एक तरीके से लिटमस टेस्ट है। मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट अगर बढ़ता है तो फॉरेस्ट फायर भी बढ़ती है, लेकिन फॉर्चुनेटली इस बार फॉरेस्ट फायर नहीं बढ़ी है। हाँ, मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट थोड़ा संख्या मुझे बढ़ी हुई दिखाई दी है, बहुत सारे कारण हैं उसके पीछे। अरण्यक सिर्फ रुकने ठहरने के लिए ही नहीं, बल्कि स्थानीय संस्कृतियों व कलाओं को भी देखने समझने का भी माध्यम बना है।
अरण्यक परिसर में आदिवासी व जनजातीय लोक कलाओं का काफी नमूना देखने को मिलता है। आसपास के कुम्हारों द्वारा बनाई सुराही में आगंतुकों के पानी पीने की व्यवस्था ऋषि भट्ट करते हैं। यहाँ काम करने वाले सभी कर्मचारी स्थानीय हैं। पर्यटन के साथ साथ अरण्यक स्थानीय रोजगार को भी विकसित करने में लगा है। हमारा 100% एम्प्लॉय लोकल है। हमारी कोशिश होती है कि हम स्थानीय कलाओं को, स्थानीय क्राफ्ट्स को जितना ज़्यादा प्रमोट कर सकें। आपने भी केवल शायद पेंटिंग्स देखी हैं, आप रूम के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखेंगे जो स्थानीय चीज़ों से बनी हैं। हमारा मैक्सिमम जो परचेज है लोकल मार्केट से है, 100% परचेज लोकल मार्केट से है। तो हम स्थानीय पेंटर्स को लगातार अपने यहाँ काम पे लगा के रखते हैं कि वो पेंटिंग्स बनाएं, दीवारों की चित्रकारी करें वगैरह, और बांस के क्राफ्ट्स को हम एज मच एज पॉसिबल उतना हम परचेज करते हैं, अपने गेस्ट को गिफ्ट करते हैं। यहाँ पर मिट्टी का काम बहुत अच्छा होता है। बांधवगढ़ में मुझे लगता है हम अकेले प्रॉपर्टी हैं जिसमें आपको सुराहियों में पानी मिल जाएगा कमरों के अंदर। हम आरओ वाटर मिट्टी की सुराही में कमरों में रखते हैं और उसके चौतरफा फायदा है उसका पहला फायदा है कि एक हम जितना बन पड़ता है उतना हम रोजगार जनरेट करते हैं स्थानीय कुम्हार के लिए। फिर हम प्लास्टिक की बोतलों में बंद जो पानी है उससे बचने का एक अच्छा ऑप्शन गेस्ट को देते हैं कि वो 100% आरओ प्यूरिफाइड ठंडा पानी होता है जिसको वो इस्तेमाल कर सकता है अपने पीने के लिए। तो हम उस प्लास्टिक वेस्ट को जनरेट करने से भी बचते हैं और इको फ्रेंडली तो वो है ही। हम अपनी कल्चर को भी इसी के जरिए बता पाते हैं कि देखिए हमारी स्थानीय संस्कृति में मिट्टी के बर्तनों का क्या क्या इस्तेमाल हुआ करता था और इतनी सुंदर सुराही है जो हमारी एक सांस्कृतिक धरोहर है। तो एक वो मैसेज भी हम दे पाते हैं इसी माध्यम से। इस तरीके से जितना बन पड़ता है हम ये कोशिश करते हैं कि स्थानीय लोगों को के लिए हम रोजगार जनरेट करने का कारण बने और स्थानीय लोगों को हम अपने यहाँ स्थानीय कलाओं को प्रसारित करने का हम कारण बने। ये हमारा निरंतर प्रयास होता है। इस व्यवसाय की सबसे खूबसूरत बात यही है कि पूरी दुनिया के लोगों से आप इस जगह पर बैठकर ही, इस जगह पर रहकर ही मिल सकते हो। उसके लिए आपको मिलने की जरूरत के लिए विदेशों में जाने की जरूरत नहीं है। उनसे इंटरेक्ट कर सकते हो, उनके कल्चर को, उनके खान पान को, उनके रहन सहन को बहुत करीब से आप देख सकते हो। ये शायद हर किसी के लिए संभव नहीं है। हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि हमें ये मिल पा रहा है। हमारे यहाँ अगर देशों की बात करें तो मुझे लगता है विश्व भर से बांधवगढ़ में पर्यटक आता है। बांधवगढ़ में बहुत सारा पर्यटक इंग्लैंड से आता है, फ्रांस से आता है, जर्मनी से आता है, स्पेन से आता है, इटालियंस बहुत सारे आते हैं। यूरोप के मुझे लगता है सारे देशों से पर्यटक आते हैं, रशिया से पर्यटक आते हैं, पोलैंड से आते हैं, नॉर्डिक कंट्रीज से आते हैं। मुझे नहीं लगता कि यूरोप का कोई देश ऐसा होगा जहां से पर्यटक यहाँ नहीं आते। इसके अलावा नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज, कनाडा और यूएस से भी बहुत सारे पर्यटक आते हैं बांधवगढ़ में। साउथ अफ्रीकन, मेरे रिजॉर्ट पे ही मैंने पेरू, चिली से पर्यटकों को वेलकम किया है। एशियन कंट्रीज में से श्रीलंकन्स काफ़ी बांधवगढ़ को पसंद करते हैं। सिंगापुर से बहुत सारे लोग आते हैं। मैं देखता हूं कि एशियन कंट्रीज में शायद इंडियन वाइल्ड लाइफ को लेके उतना क्रेज नहीं है, क्योंकि उनके यहाँ भी वैसी मिलती जुलती वाइल्ड लाइफ है, शायद इसलिए वो यहाँ कम आते होंगे। बांग्लादेशी काफ़ी आते हैं बांधवगढ़ और अरण्यक। ऑस्ट्रेलियंस काफ़ी आते हैं।
ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड दोनों जगहों से काफ़ी पर्यटक बांधवगढ़ आता है। जिन जगहों से कम आता है पर्यटक वो है साउथ अफ्रीकन कंट्रीज। हालांकि बांधव अरण्यक में तो साउथ अफ्रीका से बहुत पर्यटक आता है हमारे, स्पेशली मैं पूरे बांधवगढ़ की बात करूं तो शायद साउथ अफ्रीका, अफ्रीकन कंट्री से कम आते हैं, क्योंकि अफ्रीका में अपनी वाइल्ड लाइफ है उनकी, वो वाइल्ड लाइफ को देखने के लिए उनके पास खुद बहुत अच्छी वाइल्ड लाइफ है। भारतीय पर्यटकों तथा विदेशी पर्यटकों के वाइल्ड लाइफ देखने के नजरिए के अंतर को ऋषि भट्ट बताते हैं कि ज्यादा कुछ अंतर दोनों में नहीं पाया जाता है। सबके यहाँ अपनी वाइल्ड लाइफ है और सबका वाइल्ड लाइफ घूमने का अलग अलग तरीका है। इस अंतर को स्पष्ट करते हुए वो कहते हैं, नहीं, ऐसा नहीं कहा जा सकता कि हमसे बेटर है या उनका बेटर है या हमारा बेटर है या हमसे बेटर है या उनसे बेटर हम है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बात यह है कि हिंदुस्तान के बहुत सारे लोगों में अपने, चूंकि स्थानीय आसानी से उपलब्ध है वाइल्ड लाइफ भारत में, इसलिए शायद वो उतना अवेयरनेस, उसकी उतनी ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है। हालांकि मैं अगर ये देखूं कि वाइल्ड लाइफ के लिए सबसे अवेयर व्यक्ति अगर मैंने किसी को पाया है तो शायद वो एक भारतीय ही है। लेकिन अगर मैं पूरी कम्युनिटी की बात करूं कि इस कम्युनिटी में अवेयरनेस कम है या इस कम्युनिटी में अवेयरनेस ज़्यादा है, तो ऐसा जज करना मुझे नहीं लगता कि उचित है। ऐसा हम नहीं कर सकते। बट हाँ, मैं ये जरूर पाता हूँ कि विदेशी जो टूरिस्ट है वो काफ़ी अवेयर है वाइल्ड लाइफ को लेके, और उसको, हाँ, काफ़ी अवेयर है। उसमें वाइल्ड लाइफ के किसी एक चीज़ के लिए अवेयरनेस नहीं है, वो बर्ड्स में भी उतना ही के लिए भी उतना ही अवेयर है, उतना ही टाइगर के लिए है। उसको मंकीज भी पसंद है, उसको एलिफेंट्स भी पसंद है। तो लेकिन फिर भी मैं इस बात से ये कहने से परहेज करूंगा कि अवेयरनेस का लेवल भारतीयों से ज़्यादा अंग्रेजों में या विदेशियों में है, ऐसा बिल्कुल नहीं। वाइल्ड लाइफ के लिए अरण्यक सैलानियों की पहली पसंद बनता जा रहा है। यहाँ के परिवेश में लगातार सुधार भी किया जा रहा है और उसे पर्यावरण के अनुकूल बनाकर सैलानियों के लिए उपलब्ध कराया जा रहा है। ऋषि भट्ट जैसे लोग न सिर्फ पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कार्य कर रहे हैं, बल्कि पर्यावरणीय चिंतन को भी आगे बढ़ा रहे हैं। रिपोर्ट विवेक रंजन सिंह की।